वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे सॉल्यूशंस के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कवर किया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसको हमने एक एक्सपेरिमेंटल मेथड भी किया था जिससे हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम अपनी सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चे, अब आपने एक चीज ध्यान देनी थी कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो, क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हम क्या बोलते हैं, जब हमारा वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। यानी कि अगर मैं 1 एटमॉस्फेरिक हमारा प्रेशर लेता हूं, नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेते हैं, जब हमारा वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है इक्वल, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं वो लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट हो गया। यानी कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो हम बोलते हैं उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर वेपर प्रेशर इक्वल्स टू क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो जी, अगर हमारे पास प्योर लिक्विड था, प्योर लिक्विड या प्योर वाटर ही था ये इस तरीके से, तो अब हमारे पास क्या हो, जब इसको हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पर हीट करेंगे तो ये किस में बनेगा, वेपर्स में। सारी की सारी हीट किसको मिलेगी, यहाँ पे मिलेंगी। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे और इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। यानी कि प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा ये एवोपरेट होगा, वेपर्स में जाएगा। वेपर्स आ गए तो इनका कुछ प्रेशर होगा तो इनको वेपर प्रेशर बोलेंगे, और जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मैं बोल दूंगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन क्या हुआ, अगर इस लिक्विड के अंदर, प्योर लिक्विड के अंदर मैंने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, यानी कि इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे NaCl डाल दिया, यहाँ पे वो डिजोल्व हो चुका है NaCl। तो जब आपने इसको हीट किया तो सारी की सारी जो पहले हीट वाटर मॉलिक्यूल्स को मिल रही थी, अब किसको मिलेगी, NaCl को भी मिलेगी। अब NaCl तो उड़ेगा नहीं, तो इसका मतलब जो जितना प्योर 1 लीटर था, यहाँ पर भी 1 लीटर है, लेकिन उसमें आपने 50 ग्राम NaCl डिजोल्व कर दिया। तो अब 1 लीटर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जितनी इनको हीट मिल रही थी, यहाँ पर जितनी हीट मिल रही थी, अब उतनी ही हीट 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उतनी सेम अमाउंट ऑफ हीट अब यहाँ पर नहीं मिलेगी इन वाटर मॉलिक्यूल्स को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से कुछ किसने ले ली, वाटर मॉलिक्यूल्स ने ले ली, और कुछ किसने ले ली, NaCl के मॉलिक्यूल्स ने। तो अब जो प्रेशर बनेगा यहाँ पर कितना बनेगा, थोड़ा सा कम बनेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा हीट। ताकि कितनी हीट, जितनी की NaCl मॉलिक्यूल्स ने ले ली। जब आप एक्स्ट्रा हीट करोगे यहाँ पे, इसका मतलब जब एक्स्ट्रा हीट देते हो तो आपका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो आपको और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। उसके बाद ही इसका जो वेपर प्रेशर है वो और ज्यादा वेपर बनेंगे, और वेपर बनने के बाद तभी हमारा वेपर प्रेशर के इक्वल होगा बॉइलिंग, इसका जो हमें बॉइलिंग पॉइंट यहां पर हम मेजर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर एक प्योर लिक्विड है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन अगर उसके अंदर हम लोगों ने कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिए जो कि वेपर्स में नहीं जा रहा, तो आपको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर से कुछ हीट हमारा वो सोल्यूट ने ले ली। तो जितना हमारा वेपर बनना था उतना नहीं बनेगा, और जिसका मतलब हमारा बॉइलिंग पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। और जब एक्स्ट्रा हीट दोगे तो टेम्परेचर है, इसका मतलब ये अगर ये 100 डिग्री पे हो रहा है तो 102, 3, 5, 10, 120 पे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑफ आपने कितना सोल्यूट डाला है। तो आपने ये देखा कि इसीलिए हमने बोला था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। राउल्ट्स लॉ ने यही किया था कि क्या, कि हमारा जो प्योर लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का कम होगा। और इसको जब 0 से डिनोट कर देते हैं तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि जब हम नॉन वोलेटाइल कोई सोल्यूट डाल देते हैं तो मेरा वेपर प्रेशर कम हो जाता है, किसका, लिक्विड का ज्यादा होगा प्योर का, और सॉल्यूशन का कम। तो ये तो अब हमें पता चल गया। अब ऐसा हो जाता है कम, तो उसकी वजह से मेरा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ये कंसेप्ट है। देखो, जब सोल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर तो कम हो गया, लेकिन अब उसकी वजह से, और अगर मेरे को बॉइलिंग करना है तो उसको मेरे को एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू प्योर लिक्विड। तो अब यहां से हम इसका अपना ये हमें कंसेप्ट पता चल गया यहाँ से, तो अब हम अपना यहाँ पे इसका डेरिवेशन कर सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखो, आपका पेपर में आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है इस तरीके से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रेशर राइज हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे कैसा, टेम्परेचर। तो आपको ये पता है कि वेपर प्रेशर कर्व अगर मैं बनाऊंगा तो इस तरीके से, तो ये AB कर्व, ये किसको डिनोट करेगी, प्योर सॉल्वेंट को, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अब मैं एक दूसरी कर्व बनाऊंगा इस तरीके से, ये क्या है, CD कर्व। ये किसकी कर्व है, सॉल्यूशन की।
यानी कि किसी भी टेम्परेचर पे अगर मैं एक टेम्परेचर करता हूं ये वाला, जिसको मैंने बोल दिया टी नोट टेम्परेचर, टी नोट यानी कि ये बॉइलिंग पॉइंट, वाटर की बात करता तो ये 100 डिग्री होता है एक टाइप से। तो इस 100 डिग्री पे सोलवेंट का, प्योर वाटर का मेरे पास जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा। वो कितना होगा? पी नोट बोल दिया हम लोगों ने, पी नोट। लेकिन सॉल्यूशन का कितना होगा मेरे पास? उससे क्या होगा? कम होगा। तो सॉल्यूशन का कितना होगा मेरे पास? पीएस। इस तरीके से देखो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेरे पास सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम। अब ये अगर मैंने पी नोट को बोल दिया, ये 1 एटमॉस्फेरिक कितना है 1 एटमॉस्फेरिक 1 atm, तो ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। टी नोट क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। अगर वाटर लिया तो वाटर का केस में हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब मेरा इक्वल हो जाता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जब मेरा उसका वेपर प्रेशर वहां पर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैंने 1 एटमॉस्फेरिक बोलता हूं लेता हूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। किसका हो जाएगा? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टी नोट। क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा? प्योर सोलवेंट। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं एक टाइप से। तो क्या हो गया? क्योंकि यहां पर मेरा उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक। लेकिन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, मेरे को इसको एक्स्ट्रा हीट करना पड़ेगा। यानी कि अब अगर मेरे को सॉल्यूशन का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉल्यूशन का इस पॉइंट पे आएगा। तो इस पॉइंट पे इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? टीएस। यानी कि मेरे को इसको एक्स्ट्रा हीट करना पड़ेगा। अगर ये 100 डिग्री था तो मेरे को 120 तक हीट करना पड़ेगा एक टाइप से, क्योंकि इस टेम्परेचर पे जाके इस सॉल्यूशन का भी एटमॉस्फेरिक जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब ये इस टेम्परेचर पे जाके, यानी कि ये क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका? सॉल्यूशन। आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना था बच्चे केवल कि हमारे पास सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल आ जाएगा यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो ये कर्व ऊपर, सॉल्यूशन के नीचे। तो अब इसको यहां से जो डिफरेंस आएगा दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, उसको मैं बोलता हूं डेल्टा टीबी, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कि मेरा जब सोल्यूट डाल दिया सॉल्यूशन में, प्योर सॉल्वेंट में, तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इसको डेल्टा टीबी से। तो अगर आपको ये डायग्राम बनाना है, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम आप बनाते हो तो इस वे से रिप्रेजेंट करते हो, और ये आपने ऐसा कैसा लिखना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे यहां पर कि अब आपके पेपर में आएगा तो क्या लिखेंगे? नाउ फर्स्ट पॉइंट में एज शोन इन फिगर कर्व ए बी रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्योर सोलवेंट। सेकेंड, कर्व सी डी रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। थर्ड पॉइंट, अब आपको इससे डायग्राम से ही पता चल रहा है क्या कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो इससे कम है। तो नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ क्या प्योर सोलवेंट, या इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट। फोर्थ क्या है? देयरफॉर अब हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करेंगे इसको। तो हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन should be heated to higher temperature, so that its vapor pressure become equals to atmospheric pressure। सिंपल सा है, क्योंकि इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा। अभी हम लिख सकते हैं फिफ्थ पॉइंट, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, क्या लिखेंगे? क्योंकि वेपर प्रेशर कम था हमारे पास, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड या प्योर सोलवेंट। सिंपल सी बात ये, अगर हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम है सोलवेंट से, तो इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि इसका वेपर ज्यादा बने। तो ये पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? नाउ एंड द difference in boiling points of solution and solvent क्या क्या हो गया? TS माइनस T0, TS ज्यादा बड़ा होगा, is called
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट पॉइंट क्या हो गया कि जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी डिपेंड्स अपॉन एंड द वैल्यू एंड डेल्टा टीबी डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ या डिपेंड्स अपॉन क्या, कितना प्रेशर डिफरेंस होगा। देखो अगर ये पी नोट यहां पे था, प्रेशर सॉल्यूशन का और ज्यादा कम हो गया, तो अब उसको हीट करने के लिए मेरे को और ज्यादा टेम्परेचर पे ले जाना पड़ता, यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर मेरा सोल्यूट ऐड करने से प्रेशर कम हो जाएगा, उतना ही ज्यादा में हीट और सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि प्रेशर ज्यादा बने। तो कह रहा है कि जो डेल्टा टीबी डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर होता है, डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, डिपेंड अपॉन डिफरेंस इन वेपर प्रेशर। क्या हो गया, ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा टीबी डायरेक्टली डिपेंड अपॉन डेल्टा पी, कि ये डेल्टा पी के यानी कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ उस पे, क्योंकि जितना ज्यादा लोअर होगा उतना ही ज्यादा मुझे हीट करना पड़ेगा ताकि उतने ही ज्यादा क्या बने, वेपर बने। तो ये लिखा है डेल्टा टीबी डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर, लोअरिंग ऑफ डिफरेंस इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आपको पता है, देखो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ आपने क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, अरे जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी डिपेंड्स अपॉन किस पे, x2। वो हमने बोला था, राउल्स लॉ ने ऐसे ही तो बोला था बच्चे, पी नोट माइनस पी एस, पी नोट इक्वल्स टू x2 या पी नोट माइनस पी एस इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन किससे, N2 नंबर। तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था वो उसके मोल फ्रैक्शन पे, क्योंकि जितना ज्यादा हम सोल्यूट डालेंगे जो नॉन वोलेटाइल होगा उतना ही वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब क्या हो गया ये, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, x2। अगर इसको क्या लिखें, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या, एक सिंबल हटा दें, टीबी इक्वल्स टू के x2। और x2 क्या होता है, नाउ x2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। अगर हम बोले कि n1 की वैल्यू ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है किससे, ये तो सोलवेंट का है, ये किसका सोल्यूट है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि अगर हमने बहुत कम डाला है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के n2 अपॉन क्या, n1 प्लस n2। तो ये क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू, देयरफॉर n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू नियरली n1। तो यहां से क्या आ जाएगा, n2 अपॉन n1। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स, नाउ n1 इज इक्वल्स टू, हम बात करें तो n1 क्या होता है, कितना अमाउंट है हमारे सोलवेंट की और उसका मोलिकुलर मास कितना, तो क्या लिखते हैं, W1 अपॉन m1। तो मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट और कितनी अमाउंट है, दिस इज अमाउंट ऑफ क्या, सोलवेंट, और ये क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट, मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। ऐसी आप N2 की वैल्यू भी पुट अप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू N2 अपॉन, सॉरी K इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू K इंटू N2 अपॉन क्या, W1 इंटू M1। तो M1 ऊपर चला गया, कैपिटल M1, ऐसा लिखा कि ये अमाउंट ऑफ सोलवेंट है। अब देखो ये क्या हो जाता है, N2 अपॉन N1, दिस इज इक्वल्स टू मोलैलिटी, मोलैलिटी जिसको M, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोल्वेंट या 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सोलवेंट बोल देते हैं, LSOL सोलवेंट, कि 1 kg सोलवेंट में कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है। अगर लिखते तो N2 अपॉन W1, तो ये इस तरीके से हमारे पास कितने, अगर 1 kg प्रेजेंट है, या हम क्या बोलते हैं 1000 ग्राम में प्रेजेंट है, तो यहां से इस N2 अपॉन W1 को हम क्या कर देते हैं, मोलैलिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या हो गया, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू K इंटू M या कैपिटल M1 इंटू M। इस K इंटू M1 को हम KB से रिप्रेजेंट कर देते हैं, देयरफॉर डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M। ऐसा ये रिलेशन आ गया, M इज मोलैलिटी, और इसको क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, दिस इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट।
ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू डेल्टा के बी, ये क्या हो गया, इक्वल्स टू के बी इंटू एम। तो ये आपको याद रखना है कि मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे प्रेजेंट है किसके अंदर, जो W1 अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि वहाँ पे मोलैलिटी की डेफिनेशन होती है। तो अब यहाँ से एक और आ सकता है कि ये तो आपको आगे तो आपको ये एक्सप्लेन करना था, केवल ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये बनाना था। इसी में आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम किससे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रॉम एलिवेशन ELEVIA एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कह रहे कि हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या निकाल सकते हैं बच्चे, हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, ELEVA एलिवेशन, ऐसा कर सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो अब आपको अगर आ जाए कि आप मोलिकुलर मास निकाल, तो हम क्या करते हैं, नाउ वी नो, हम क्या लिखेंगे, वी नो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम मोलैलिटी। अब नो एंड मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, N2 अपॉन N1, सॉरी N2 डेफिनेशन लिखेंगे, मोलैलिटी अपॉन W1, और यहां पे W1 इंटू 1000 ऐसा कर देते हैं, क्योंकि अगर ये ग्राम में लेते हैं, अगर केजी में तो हम 1000 मल्टीप्लाई नहीं करते, अगर यहाँ पे ये केजी में होता है तो 1000 नहीं, ऐसा करते हैं क्या कि अब यहाँ पे मोलैलिटी इज डिफाइंड एज, क्या करते हैं, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने N2 अपॉन W1 नहीं लिखा, अगर ये W1 kg में तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं, लेकिन अगर ग्राम में तो हम यहाँ क्या करते हैं 1000 से, यानी कि ग्राम में प्रेजेंट है, तो ये मोलैलिटी हो गया। तो अब यहाँ से इस N2 को मैं दूसरा क्या लिख सकता हूं, N2 इज इक्वल्स टू, एंड N2 इज इक्वल्स टू, तो पहले मोलैलिटी की लिखेंगे, तो यहां पे क्या लिखो, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू N2 अपॉन W1 इंटू 1000, ऐसा लिखा जाता है बच्चे। यहां पे नहीं कहता, अब यहां पे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने ग्राम में लिया फिलहाल यहां पे। तो अब नाउ N2 इज इक्वल्स टू कितना होता है, W2 अपॉन M2, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000। तो यहां से M2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, M2 इज इक्वल्स टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू W1। तो यहाँ से हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। हमें अगर एलिवेशन इन ये के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पता हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पता चल जाए, कितना हमारा सॉल्वेंट है वो लिया है, और मोलिकुलर मास या जो कितना सोल्यूट हमने ऐड किया है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास। तो ये आपके पास आ गया, तो आपको केवल मोलैलिटी लिखना है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू N2 अपॉन W1 इंटू 1000, एंड N2 इज इक्वल्स टू ये क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अब आपको पता चला कि जो ये प्रॉपर्टी होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो मोलिकुलर मास एक दूसरे के अपोजिट होता है। ऐसे हम लोगों ने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में नहीं करा था, जो मोलिकुलर मास था वो उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है बच्चे कि इसको थर्मोडायनेमिकली हमने डिराइव करना है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी एम को हम क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिकली डिराइव करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिलेशन को निकालते हैं थर्मोडायनेमिक। तो उसके लिए भी आपको ये सेम डायग्राम बनाना है और ये लिखने की जरूरत नहीं। थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चे, हमारे पास ये पेपर में आ सकता है कि थर्मोडायनेमिक डिराइव करो, ये जो हमने डेल्टा टी इक्वल्स टू के बी इंटू एम लिखा है वो कैसे ड्राइव किया है। तो अब इस एक्सप्रेशन के लिए जब हम बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लिखते हैं कंसीडर ए सॉल्यूशन, कंसीडर ए सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स। क्या हुआ, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, हमारे पास लिक्विड भी होता है और वेपर भी, दोनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं। क्लोज कंटेनर के अंदर दोनों चेंज नहीं होते, वेपर प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर रहेगा, अगर वो 100 डिग्री टेम्परेचर रखा है वाटर केस में, तो जो लिक्विड है वो भी और वेपर दोनों कांस्टेंट। तो हमने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों फेज हमारे पास इक्विलिब्रियम में रहती है, लिक्विड भी और
हमारे पास क्या और लिक्विड स्टेट, वेपर भी और लिक्विड भी। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, कंसीडर ए, ऐसा लिख सकते हैं ना, कंसीडर ए इस तरीके से सॉल्यूशन और यहां पर वेपर इक्विलिब्रियम, कंसीडर ए सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, कंसीडर ए सॉल्यूशन वेपर इक्विलिब्रियम। क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली यहां पर हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम रहेगा वहां पर वेपर के साथ। तो और यहां पे इक्विलिब्रियम लिया एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व CD in diagram. Now according to, हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं क्लैसियस क्लेप्रोन इक्वेशंस। तो क्लैसियस क्लेप्रोन इक्वेशन क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लैसियस क्लेप्रोन इक्वेशन, ये हमारे रिलेशन बताती, जैसे ln P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन R। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अपॉन T2 माइनस T1 या 1 अपॉन ऐसा T1 माइनस T2 अपॉन 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये जो इक्वेशन है हमारे पास बच्चे, ये हमें क्लैसियस क्लेप्रोन बताते रिलेशनशिप बिटवीन थी टेम्परेचर पे, अगर T1 टेम्परेचर पे P1 प्रेशर है, T2 टेम्परेचर पे प्रेशर P2 है किसी भी इक्विलिब्रियम में, यानी कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में। तो लिक्विड यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन ले रखा है। तो अगर हमें यहाँ पे क्या है, डेल्टा H क्या है, यहाँ पर एंथैल्पी है, यहाँ पर क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, दिस इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे हमें दो टेम्परेचर पता हो तो हम, और एक प्रेशर पता हो तो दूसरा प्रेशर निकाल सकता हूँ, दो प्रेशर एक टेम्परेचर पता हो तो दूसरा निकाल सकते हैं। तो अब हमें पता है ऑन कर्व CD, देखो कर्व CD के ऊपर हमारे पास दो टेम्परेचर है, T0 भी है और TS भी है। और TS पे प्रेशर कितना है, P0, और T0 पे प्रेशर कितना है, PS। और यहाँ पर P2 प्रेशर ज्यादा होता है T1 पे, सॉरी P1 प्रेशर से, और ये किस टेम्परेचर पे होता है, T2 टेम्परेचर पर, ये किस पे, T1 टेम्परेचर पे। तो आपको इस, जब आप थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन करोगे तो आपको केवल ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर आप वैल्यू पुट अप करने वाले हो। देखो सबसे पहले आपको यही चीज पता होना चाहिए कि ln P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल H अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, क्योंकि इसी के अंदर वैल्यू पुट अप करोगे। नाउ क्या लिखा, ऑन कर्व CD, ऑन कर्व CD, कि CD कर्व पे एट T0 पे प्रेशर कितना है, यानी कि TS बड़ा था। तो अब क्या लिखाएंगे, देखो एट TS पे कितना है, प्रेशर कितना है, P0 प्रेशर, एट TS एट टेम्परेचर T0 प्रेशर इज P0 एंड एट T0 प्रेशर इस T0 पे, इस कर्व पे, इस वाली कर्व के ऊपर बात करें तो ये पॉइंट और इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, PS। और हमें पता है टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है या प्रेशर कौन सा ज्यादा है, हमें प्रेशर ज्यादा ऊपर रखना है। प्रेशर ज्यादा कौन सा हो गया मेरे पास, P0, तो P0 वाला ऊपर रखना, तो यानी कि यहाँ पे। तो अब देयरफॉर क्या लिखेंगे, नाउ देयरफॉर ln P0 अपॉन PS, ये ऐसा, क्योंकि P0 हाई प्रेशर रखना है तो प्रेशर इस पे हाई ये वाला था। अब दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन R, इसको वेपोराइजेशन भी लिख देते हैं, डेल्टा H भी लिखते हैं, डेल्टा H भी यहाँ पर, क्योंकि जब वेपोराइजेशन लेते हैं, फ्यूजन लेते हैं तो हम वहाँ पे मेल्टिंग लिखते हैं तो M लिखते हैं। तो डेल्टा H भी अपॉन R अपॉन, अब 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 था। देखो T1 लो टेम्परेचर था, लो टेम्परेचर क्या है, T0 है, क्योंकि P1 पे जो लो टेम्परेचर है PS है, प्रेशर है, तो इसके ऊपर टेम्परेचर कितना है, T0, तो 1 अपॉन T0 माइनस 1 अपॉन TS, ऐसा। तो यहां से क्या आएगा, ln P0 अपॉन PS, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा HV अपॉन R। यहां से क्या आएगा, TS माइनस T0 अपॉन T0 इंटू TS। देखो ये हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, इसको क्या लिखा था हम लोगों ने, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा TB। तो यहां से इसको क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर ln P0 अपॉन PS इक्वल्स टू डेल्टा HV अपॉन R, R तो कांस्टेंट है, डेल्टा TB ऐसा अपॉन, अब T0 TS, अगर सॉल्यूशन बहुत कम, जो हमने सोल्यूट डाला है बहुत कम डाला है, तो अगर इफ, तो लिख सकते हैं यहां पे, तो इफ एक ही लाइन लिख सकते हैं, इफ सोल्यूट इज, if amount of solute is very less, if amount of solute is very less, अगर जो हमने वेरी लेस कर दें तो T0 किसके इक्वल आ जाएगा, TS के, यानी कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बना दिया तो इक्वली प्रेशर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर T0 इंटू T0,
दिस इज इक्वल टू डेल्टा टीबी, ये लाइन लिखने के बाद ये लिखेंगे देयरफॉर क्या आ जाएगा एल एन पी नोट अपॉन पी एस, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच वी अपॉन आर इंटू डेल्टा टी बी अपॉन टी नोट स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इस इक्वेशन को पुट अप कर सकते हो। नाउ इक्वेशन 1 बोल दो। अब आपको इसकी वैल्यू पता करनी है एल एन पी नोट अपॉन पी एस की, बच्चे कि ये वैल्यू किसकी इक्वल आती है। अगर ये वैल्यू पुट अप कर दूं तो मेरे को डेल्टा टीबी की वैल्यू पता चल गई, बाकी सारी चीजें हमारे पास है। तो अब इस पी नोट अपॉन पी एस की जो वैल्यू होती है ये हम निकालते हैं, जो हमने राउल्ट्स लॉ निकाला था नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए, उससे इसकी वैल्यू यहां पर क्या करते हैं, पुट अप करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ऐसा करते हैं, फॉर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट या हैविंग लॉ फॉर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, इतना भी छोड़ सकते हैं, लिखते हैं फॉर सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम क्या लिखते हैं ऐसा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, दिस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल था, ये था इक्वल्स टू x2 के इक्वल। ये हम लोगों ने निकाला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर इसको मैं वैसा करूं तो क्या लिखूंगा, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोट, दिस इज इक्वल्स टू x2। इसको इधर को इसको दूसरी साइड लेके आते तो क्या आ जाएगा, पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2। ये आ गया। अगर इस इक्वेशन के बच्चे मैं दोनों तरफ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा यहां से एल एन पी एस अपॉन पी नोट, दिस इज इक्वल्स टू एल एन 1 माइनस x2। ये आ गया। इस सीरीज को मैं ओपन कर सकता हूं एंड ओपनिंग दिस इनफाइनाइट सीरीज एंड ओपनिंग दिस इनफाइनाइट सीरीज, ये हम मैथ के अंदर लगाते हैं तो यहां से ये क्या होता है, एल एन 1 माइनस x2 की जो वैल्यू होती है बच्चे वो क्या होती है, माइनस x2 का स्क्वायर बाय 2, ये माइनस x2 का क्यूब बाय 3, इस तरीके से चलती रहती है। इफ क्या करते हैं एज, क्योंकि हमने क्या बोला था, सॉल्यूशन डाइल्यूट बोला था, यानी कि x2 हमने बहुत कम डाला था। इफ x2 इज वेरी वेरी लेस देन वी कैन नेग्लेक्ट हायर टर्म्स, तो अब हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, हम इनको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही बहुत कम है इसलिए तो हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट था, हमारे पास लिया था इसलिए तो मेरे टी नोट और टी एस को इक्वल माना था। तो अब यहां से हमारे पास क्या पता चलेगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं एल एन 1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू माइनस x2। देखो यहां से क्या है, एल एन पी एस अपॉन पी नोट इक्वल्स टू माइनस x2, लेकिन हमें वैल्यू किसकी पुटअप करनी है, पी नोट ऊपर आना चाहिए नीचे, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, माइनस एल एन पी नोट अपॉन पी एस, दिस इज इक्वल्स टू माइनस x2। तो अगर मैं माइनस माइनस कैंसिल, या इससे लेकर पॉजिटिव, तो क्या आएगा, देयरफॉर एल एन पी नोट अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू x2। आपको डायरेक्ट याद रखना था, ये क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन याद करनी थी। इस कर्व CD के ऊपर जब आप वैल्यू पुट अप करोगे तो ये आएगा, इसकी जो वैल्यू आती है बच्चे डायरेक्ट x2 आती है, तो ये आप लिख सकते हो एल एन पी नोट अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू x2, या आपको ये सोल्व करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि 3 या 4 मार्क्स का आएगा, तो इस तरीके से हम बताते हैं, या आप डायरेक्ट करते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल एन पी नोट अपॉन पी एस इन इक्वेशन 1, तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल एन पी नोट अपॉन पी एस इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 क्या बनेगा हमारे पास, देखो x2 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वी अपॉन आर डेल्टा टी बी अपॉन टी नोट स्क्वायर, ये आ गया बच्चे हमारे पास। तो अब यहां से आप क्या कर सकते हो, देखो x2 आ गया, इस डेल्टा एच वी को आप यहीं पे इसको डेल्टा टीबी को उस साइड लिया, x2 को इधर लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, x2 इंटू आर इंटू टी नोट स्क्वेयर अपॉन क्या आ गया नीचे, डेल्टा एच वी। अब हमें पता है, जैसे हमने हर बार x2 की वैल्यू पुटअप की है, अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ x2 इज इक्वल्स टू क्या, n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो अब
N1 is very 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 greater than N2, therefore N1 plus N2 is equals to कैसा N1। तो यहाँ पे पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा TB, या उस साइड लिख देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा therefore डेल्टा TB इक्वल्स टू R या T नोट स्क्वेयर इंटू R अपॉन क्या होगा डेल्टा HV। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा X2 की जगह N2 अपॉन N1। अब हम इस N1 की वैल्यू पुटअप कर दें यहां से। N1 की वैल्यू पुटअप क्या थी हमारे पास, N1 इज इक्वल्स टू क्या था W1 अपॉन M1 ऐसा। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे पुटअप कर दूं तो क्या आ जाएगा डेल्टा TB इक्वल्स टू T नोट स्क्वायर इंटू R अपॉन डेल्टा HV N2 अपॉन W1 इंटू M1 ऊपर चला जाएगा। अब ये जो डेल्टा HV अपॉन M1 आ गया, डेल्टा HV अपॉन M1 इज इक्वल्स टू LV लिख देते हैं। ये होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बच्चे। तो देखो पहले मैं N2 की वैल्यू पुट अप करूं, लेकिन मैंने N1 की क्यों की है कि जो डेल्टा HV है और जो मोलिकुलर मास है सोलवेंट के डिवाइड करने से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो यहां से क्या आ जाएगा देयरफॉर डेल्टा TB दिस इज इक्वल्स टू R इंटू T नोट स्क्वेयर इंटू N2 अपॉन क्या हो गया डेल्टा HV अपॉन M1 क्या हो गया LV, तो LV इंटू क्या हो जाएगा W1। अब मैं N2 की वैल्यू पुट अप कर दूं तो क्या आ जाएगा नाउ डेल्टा TB इक्वल्स टू R T नोट स्क्वेयर अपॉन LV इंटू N2 क्या था W2 अपॉन ये तो W1 था इंटू M2। क्यों N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ऐसा N1 है तो N2 क्या होता है N2 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2। ये इकट्ठे भी वैल्यू पुटअप कर देते हैं अलग अलग करके। अब यहां से इसको मेरे को रिलेशन चाहिए था। देखो डेल्टा TB मेरे पास आ चुका है, यहां से मेरे पास W2 W1 इंटू M2 आ गया। अब हमें पता है मोलेलिटी क्या होता है, वी नो मोलेलिटी इज इक्वल्स टू N2 अपॉन W1 इंटू 1000, ये ऐसा क्योंकि ये ग्राम में लिया हम लोगों ने। और N2 क्या मोलेलिटी इज इक्वल्स टू मोलेलिटी, M इज मोलेलिटी, तो यहां से मोलेलिटी क्या हो गया W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000। अब मैं ये था W1 अपॉन M2 ये रखूंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1000, इसके नीचे आ जाए तो क्या आ जाएगा दिस इक्वल्स टू मोलेलिटी अपॉन 1000 ऐसा। तो अगर मैं वैल्यू पुट अप कर दूं तो क्या आएगा देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू वी नो डेल्टा TB इक्वल्स टू R T नोट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू ये क्या हो जाएगा M अपॉन 1000, दिस इज M अपॉन 1000। अब जो ये बचा सब कुछ बच्चे हम इसको बोल देते हैं KB के इक्वल है, तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M, दिस इज मोलेलिटी। वहां पे हमने KB को किसको इक्वल माना था, K इंटू जो मोलिकुलर मास था सोलवेंट का M1 उसको माना था। तो यहां से ये सारा का सारा कांस्टेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इंटू 1000 R T नोट स्क्वायर ये क्या आ गया KB। तो ये थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन हो गया। आपको इसमें अगर कुछ करना है तो दो चीजें ध्यान रखनी है बच्चे कि ये सबसे पहले क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन था, इसके अंदर जब आप ये करोगे तो आपके पास P नोट अपॉन PS आएगा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट X2 आती है, ये X2 आ गया। तो X2 आने के बाद आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आपने इस X2 को N2 अपॉन N1 पुट अप करोगे, N2 अपॉन N1 करने के बाद आपने ये ध्यान रखना है कि मेरे पास एक ये रिलेशन क्या होता है और बाद में फाइनली मोलेलिटी वाला ये एक एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन आएगा। देखो पहले ये था, इसके बाद आपने जो इंपॉर्टेंट था ये इक्वेशन थी जिसमें ये वैल्यू पुट अप करनी, इसकी वैल्यू पुट अप करने के बाद X2 आ गया और उसके बाद आप ये LV क्या होता है ये, और फाइनली जो ये इसके अंदर बाकी टर्म बच गई N2 की वजह से उसकी मोलेलिटी की वैल्यू जब आप मोलेलिटी की टर्म में रखोगे तो ये M अपॉन 1000। तो ये था एक्सप्रेशन थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसे ही हमारे पास आ जाता है कि इसको हम एक्सपेरिमेंटल कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के लिए हम एक मेथड करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोटरेल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो आपको एक पेपर में आ सकता है, कोई भी एक करो, तो हम एक मेथड करते हैं कोटरेल मेथड। इसका आपको डायग्राम ही पता होना चाहिए, क्योंकि अगर डायग्राम पता चल गया तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बच्चे। कैसे, देखो एक ट्यूब होती है हमारे पास इस तरीके से बड़ी सी, इसके ऊपर यहाँ पे कंडेंसर लगा दिया, कंडेंसर,
यहां पर ये कोर्क लगा हुआ है, इस कोर्क के अंदर एक और हमारे पास बॉइलिंग एक ट्यूब लगी हुई है, और इस ट्यूब के अंदर बच्चे हमारे पास एक थर्मामीटर लगा होता है इस तरीके से। ये थर्मामीटर हो गया जिस पे रीडिंग लगी है, थर्मामीटर। ये क्या है, बॉइलिंग ट्यूब। नीचे क्या हो गया, हम लोगों ने जो एक सोलवेंट लिया, इसके अंदर एक इन्वर्टेड फनल लगा दी। इन्वर्टेड फनल ऐसी होती है फनल, इन्वर्टेड तो। और क्या हुआ, इसके साइड ट्यूब्स होते हैं इस तरीके से। साइड ट्यूब्स का मतलब ये जो वेपर्स बनाएगा यहाँ से, वो इस डायरेक्टली थर्मामीटर के हेड के ऊपर गिरेंगे। देखो फनल तो हम ऐसे बनाते हैं, एक फनल ऐसी होती है कि ऊपर से कुछ डाला वो नीचे से निकल गया, लेकिन फनल विद साइड ट्यूब का मतलब है कि अब मैं इसको नीचे से इस तरीके से बनी होती है कि जो भी हम यहाँ से डालें वो दोनों साइड से गिरे। तो अब यहाँ से ऐसे बंद नहीं है, ये ओपन है यहाँ से, ताकि अब ये एक लिक्विड लिया हम लोगों ने। ये थर्मामीटर था, बॉइलिंग ट्यूब। ये क्या थी, इन्वर्टेड फनल। इन्वर्टेड फनल विद साइड ट्यूब्स। इन्वर्टेड फनल विद साइड ट्यूब्स। ओपन है, नीचे हमारे पास क्या था, प्योर लिक्विड लेंगे या सोलवेंट लेंगे। अब ये थर्मामीटर जो सोलवेंट से ऊपर रहेगा हमारे पास, ये फनल ट्यूब का हमारे पास ये थर्मामीटर है, इस तरीके से ये ओपन है हमारे पास। अब होगा क्या बच्चे, देखो सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों ने प्योर सोलवेंट लिया। इसको हम पंप ट्यूब भी बोल सकते हैं, इसको बोल देते हैं पंप ट्यूब। पंप ट्यूब जिसके अंदर हम लोगों ने फिक्स किया है। सबसे पहले हम लोगों ने देखो इसके अंदर लिखेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोगों ने एक बॉइलिंग ट्यूब ली जिसके अंदर प्योर सॉल्वेंट लिया एंड इन्वर्टेड फनल विद साइड ट्यूब क्लोज है, और एक थर्मामीटर है अबव द लेवल ऑफ लिक्विड हमने पुटअप किया हुआ है। जब हम इसके अंदर सबसे पहले प्योर लिक्विड लेंगे और उसको बॉईल करवाएंगे। अब बॉईल करवाने से तो इसके वेपर्स डायरेक्ट इस थर्मामीटर के ऊपर गिरेंगे, और अब धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ी टाइम के बाद इसका जो रीडिंग आएगी कांस्टेंट, क्योंकि जब धीरे धीरे आप हीट करें तो बॉईल होना स्टार्ट होगा। हमारे पास क्लोज था ये, तो अब जैसे जैसे करोगे तो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा कांस्टेंट हो जाएगा। जब हम इसको कंटिन्यूसली हीटिंग करेंगे कांस्टेंट रेट से, तो उस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा, टी नोट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। फिर हम क्या करेंगे, इसमें कुछ सोल्यूट ऐड कर देंगे, इसका सॉल्यूशन बना लेंगे, उसको फिर हीट करेंगे। अब हीट करने के बाद कुछ टाइम के बाद भाई उसका भी थोड़ा पहले वेपर्स जब डायरेक्ट इस थर्मामीटर पे गिरेंगे तो मेरे पास डायरेक्ट टेम्परेचर आएगा, तो लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका भी कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। तो जब वो टेम्परेचर थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट है, उसको मैं T1 बोल सकता हूँ, उसको भी मैं क्या कर लूंगा, मेजर। अब ये किसका हो जाएगा, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं T1 माइनस T नोट को डायरेक्ट मेजर कर सकता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया। इसको मैं क्या कर दूंगा, दिस इज डेल्टा टीबी। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो लिखेंगे कैसे, देखो इसको, कंसीडर ए कोट्रल apparatus एज शोन इन फिगर, एंड इन दिस कोट्रल apparatus क्या लिखे जाता है, देयर इज ए बॉइलिंग ट्यूब इन विच एन इन्वर्टेड फनल इज पुट अप हैविंग साइड ट्यूब्स and a thermometer is placed fitted inside a pump tube. Now we put pure liquid या pure solvent in the boiling tube and we start heating, and after some time the vapors of the pure liquid will fall on thermometer through side tubes, and after some time there will be a constant temperature in thermometer, and this is equals to the boiling point of liquid. जो मैंने भी बोला वो उसी को इंग्लिश में लिख रहा है, आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो। फिर क्या हो गया, नाउ वी ऐड सम सोल्यूट इन द प्योर सोलवेंट एंड इट विल एंड मेक इट सोल्यूशन। सो नाउ वी स्टार्ट हीटिंग। नाउ आफ्टर सम टाइम now there will be a fixed temperature in thermometer, and this will equals to the boiling point of solution, and the difference of T1 minus T naught equals to the elevation in boiling point. तो ये आपको apparatus है और ये लिखना है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। तो ये डायग्राम बनाने से आपको केवल कुछ अलग से नहीं लिखना है, इस डायग्राम को ही एक्सप्लेन करना था कि पहले कुछ रीडिंग दिखाएगा थर्मामीटर, वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा किसका, लिक्विड का। जब हम इसमें कुछ सोल्यूट ऐड करके फिर दोबारा से हीट करेंगे, इसका ये हेल्प होती है बच्चे इस साइड ट्यूब की कि डायरेक्ट थर्मामीटर के हेड के ऊपर गिरते हैं हमारे वेपर्स, और फिर हमें एक टेम्परेचर फिक्स मिलेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का। तो डायरेक्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी। तो अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दोबारा नेक्स्ट करेंगे हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है।